चलो आज के क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? दे लिखो या ए लिखो, जो भी एक कोऑर्डिनेट system in which the position or motion of an object is determined. एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें पोजीशन और मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग मेजर करते हैं, इसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ये डेफिनेशन नोट कर लो। A coordinate system in which the position or motion of an object is determined. ठीक, इसका मतलब एक ऐसा फ्रेम जिसमें एक ऑब्जर्वर सिचुएटेड है और वो अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा है। उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब ऑब्जर्वर आपको बताएगा। पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये हम मेजर करेंगे उस फ्रेम में। ठीक, वर्ड मीनिंग्स, वर्ड ओरिजिन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग ऐसे ही डिफाइन करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या होगा। लिख लिया डेफिनेशन? वो ऊपर वाला तो आ ही जाएगा। हैंड रिटन वाला हो गया? चल, अब देखो ध्यान से। क्या था? द रेफरेंस फ्रेम इज एसोसिएटेड विद ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, अभी वही कहा, एंड ए क्लॉक टू मेजर द पोजीशन एंड टाइम ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन स्पेस। एक क्लॉक से ही आप स्पेस में जो भी चीजें हो रहा है उसको मेजर करते हैं। We can describe all the physical quantities like position, velocity, acceleration of an object in this coordinate system. ये सारी चीजों को हम मेजर करते हैं, इसलिए हमने एक लाइन में इसके डेफिनेशन को, सारे चीज को लिख दिया। ठीक, अब यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दो टाइप होते हैं। एक को हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरे को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। उतना लंबा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है हम लिखा रहे हैं।
तो इसलिए हमने एक लाइन में वो सारी चीजें हमने लिख दिया। ठीक है, इसको समझना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हो गया यहां तक? अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहता है एक ऐसा फ्रेम जो स्टेशनरी है। ध्यान से सुन लो फिर लिख लेना। एक ऐसा फ्रेम जो स्टेशनरी है या मूव कर रहा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब अनएक्सलेटेड, देयर इज नो एक्सलेशन। इसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक, इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड करेगा। इट मींस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओबेज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मतलब F इजिकल टू एम ए अप्लीकेबल है, इसलिए इसको न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं और गैलीलियो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। ठीक, अब यहां पर ये अनएक्सलेटेड है, देयर इज नो एक्सलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हम एक एप्पल का फॉलिंग, पेड़ से निकला, टूटा, गिर रहा है, उसके मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कौन? हम ऑब्जर्वर हैं। इस दोनों को स्पेशल थैंक्स, दोनों बहुत मेहनत कर रही है। इसका रिवार्ड मिलेगा तुम लोगों को। रिवार्ड मतलब आशीर्वाद, और मेरा आशीर्वाद जाया नहीं जाता है, वो लग जाता है। तो कहता है कि जब हम फॉलिंग एप्पल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो हम कहां पर हैं? ऑब्जर्वर अर्थ पे। ठीक, अब ये जो एप्पल का मोशन है क्या है? एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसका मतलब अर्थ क्या बन जाएगा? नहीं है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नाम का उल्टा है। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसी तरह से प्लैनेट का मोशन देखो, किसके रेस्पेक्ट में, कहां से ऑब्जर्व करोगे कि प्लैनेट का मोशन है? स्पेस, या हम लोग सन के रेस्पेक्ट में देखते हैं। सन के रेस्पेक्ट में सोलर सिस्टम जो बना है, इसका मतलब सन क्या है? स्टेशनरी है। तो वो क्या बन जाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ नहीं बनेगा, क्योंकि अर्थ सन के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहा है, और होना चाहिए क्या? अनएक्सलेटेड। समझ में आ गया? तो देखो क्या लिखा है, टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अर्थ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन इनर्शियल फ्रेम, बट फॉर दिस पर्पस द सन मे बी एज्यूम्ड टू बी इनर्शियल फ्रेम। अब कौन कौन से इनर्शियल फ्रेम? जैसे एक लिफ्ट है, स्टेशनरी है, रेस्ट में है, इनर्शियल फ्रेम। लिफ्ट मूव कर रहा अपवर्ड डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, वो भी क्या बन गया? इनर्शियल फ्रेम। एक कार मूव कर रहा विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो एक्सेलरेशन, वो भी क्या बन जाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, लिखते रहोगे आराम से। काफी लंबा है, टाइम लगेगा। मेन है हम लोगों का मैथमेटिकल पार्ट, इसे मैथमेटिकल पार्ट ही है। ग्रुप में डाल दो ना, आदर्श लिख लेगा।
चलो आगे बढ़ते। अब आ जाए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाम का उल्टा, नॉन इनर्शियल क्या होगा? अब एक्सलेट होगा, लेकिन न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं होगा। ठीक, तो एक्सेलरेटेड फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट अप्लीकेबल। ठीक, जैसे कार मूव कर रहा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लिफ्ट मूव कर रहा अपवर्ड डाउनवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन। ठीक, एक एयरप्लेन टेक ऑफ कर रहा है, लैंड कर रहा है, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन है, तो वो सारे क्या बन जाएंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक, अब यहां पर जब हम लोग मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं कि न्यूटन्स लॉ या रियल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो एक कोई ऐसा फोर्स होगा जो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सेलरेशन के अपोजिट होगा। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक ट्रक के पीछे, ध्यान देना, एक बॉक्स रखा हुआ है। हम इस बॉक्स को यहां पर फिगर में शो कर रहे हैं। जब इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन ए नॉट, ट्रक का, इसके अंदर जो बॉक्स रखा है, हम इसको ऑब्जर्व बाहर से करें, तो जब ये एक्सेलरेट होता है तो हम लोगों को फील होता है कि इसके अंदर जो बॉक्स रखा है उसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब एक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉक्स, कॉल्ड स्यूडो फोर्स। इसी को हम लोग स्यूडो फिक्सिशियस फोर्स कहते हैं। अब एक और एग्जांपल ध्यान देना। एक कार के अंदर यहां पर एक पेंडुलम हैंग किया हुआ है, बिल्कुल जहां पर साइड व्यू मिरर होता है। जब ये कार एक्सलेट हो रहा है, जब कार एक्सलेट हो रहा है तो लगता है कि एक फोर्स एग्जर्ट हो रहा है इस बॉल पे अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, और ये एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट शो करता है। इस पर जो फोर्स लगता है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्यूडो फोर्स का मतलब यह हुआ कि व्हेन a body is moved with, yeah, body is placed in non-inertial frame of reference, a force comes into play, comes into existence in a direction opposite to the acceleration of non-inertial frame of reference. This force is called pseudo force. तो लिख लो pseudo force। pseudo force का डेफिनेशन लिख लो। When an object is placed in non-inertial frame moving with acceleration a naught, comma, it experiences a force in a direction opposite to the
acceleration of non-inertial frame is called pseudo force. Is called pseudo force. ठीक, अब हम लोग जब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो स्यूडो फोर्स को अप्लाई करेंगे. ठीक है, आ गया समझ में यहां तक? इरेज करें. अब प्रॉब्लम पे आते हैं. मेन प्रॉब्लम है ये अपोजिट माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, बिल्कुल होगा ये भी. अब देखो क्वेश्चन देखोगे ना अपने आप तुमको इजी लगेगा. अब देखो ये पेंडुलम कहता है पेंडुलम इज हैंगिंग द फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ए कार हैविंग एन एक्सलेशन ए नॉट विद रेस्पेक्ट टू द रोड. फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल. अब जैसे ही कार एक्सलेट हुआ, पेंडुलम हैंग किया हुआ है, तो ये लगेगा कि पीछे की तरफ एक एक्सलेशन लग रहा है या फोर्स लग रहा है. ठीक, अब इसको फ्री बॉडी डायग्राम से देखते हैं. ऐसा लगेगा ये जो पेंडुलम हैंग किया हुआ. ठीक, इधर क्या लगेगा? फोर्स, स्यूडो फोर्स. ठीक, लग गया ma0. स्ट्रिंग में टेंशन T, ये एंगल थीटा बना तो ये भी थीटा. टेंशन के कंपोनेंट इधर क्या बन गए? T cos थीटा. इधर क्या बन गया? T sin थीटा. और नीचे क्या लग गया? mg. अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा? T sin थीटा. ये तो माइनस ma0 होगा वेक्टर फॉर्म में, स्यूडो फोर्स. इसलिए हमने क्या एज्यूम किया कि जब ये कार का एक्सलेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम का मोशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ, तो पेंडुलम में जो स्यूडो फोर्स लगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ma0. अब कहोगे कि सर दोनों यदि स्यूडो फोर्स हम अप्लाई नहीं करें रियल फोर्स, तो रियल फोर्स से भी T sin थीटा इज इक्वल टू ma0. सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तो. और T cos थीटा को बैलेंस कौन करेगा भाई? mg करेगा. दोनों को डिवाइड कर दो, क्या बन गया? साइन थीटा बाई cos थीटा tan थीटा. a0 बाई g, देन a0 इज इक्वल टू क्या बन गया? g tan थीटा. इतने ही एक्सलेशन से ये पेंडुलम, देख लो यहां पर एंगल पूछा है तो एंगल निकाल ले, ये एंगल आ गया. और यदि एक्सलेशन पूछेगा तो a0 इज इक्वल टू g tan थीटा. आ गया समझ में? एंगल पूछेगा तो tan थीटा इज इक्वल टू a0 बाई g या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स. इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a0 बाई g. हो गया? अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाए. ये a0 इज इक्वल टू g tan थीटा एक्सलेशन के फॉर्म में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. कहता है पार्टिकल स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन. ठीक, एलिवेशन थीटा है. ये एक एलिवेटर लिफ्ट में रखा हुआ है.
लिफ्ट मूव कर रहा विद एक्सेलरेशन ए नॉट, ऊपर जा रहा है, ठीक। बेस लेंथ इसका एल है। कहता कितने टाइम पीरियड के बाद ये बॉक्स यहां आ जाएगा। इमेजिन करो कि ये एक लिफ्ट है और लिफ्ट में ऐसे एक इंक्लाइन सरफेस है, ऊपर एक बॉक्स रखा है, लिफ्ट ऊपर मूव कर रहा है, तो ये लगेगा कि ये जो बॉक्स है इसका एक्सेलरेशन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट। ये लिफ्ट है एक, जहां हम खड़े हैं, एक इंक्लाइन सरफेस पर बॉक्स रखा हुआ है, लिफ्ट का मोशन अपवर्ड, तो ये फील होगा कि इस बॉक्स पे भी एक एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ। वो क्या है? वो रियल तो नहीं है, वो हम लोग इमेजिन कर रहे हैं। और वो फोर्स कौन सा है? स्यूडो फोर्स है, ठीक। अब ध्यान देना, और वो स्यूडो फोर्स किधर लग रहा है? बिल्कुल mg की तरफ। ये दिमाग में आ गया? अब देखो, mg की तरफ ही ma0 लगेगा। अब ये एंगल थीटा, ये नॉर्मल बनेगा, और यहां पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे? हमने अभी क्या कहा, आपने भी एक्सेप्ट किया कि सर mg इधर है, और ये यदि इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड a0 है तो स्यूडो फोर्स लग रहा है अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब इस a0 का कंपोनेंट इधर cos थीटा, mg का भी कंपोनेंट mg cos थीटा, लेकिन ये तो नीचे नहीं आएगा, ये तो स्लाइड करके डाउनवर्ड जाएगा। इसलिए mg के कंपोनेंट इधर क्या बनेंगे? mg साइन थीटा, और ma0 के कंपोनेंट क्या बनेंगे? ma0 साइन थीटा। इसका मतलब टोटल जो फोर्स लगा, इसमें से m कॉमन ले लो, a0 प्लस g साइन थीटा। इसका मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या बन गया? a0 प्लस g साइन थीटा। अब ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा बॉक्स? फॉर्मूला बताओ क्या लगेगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। a का मतलब a इफेक्टिव t स्क्वायर हो गया, s की जगह पर l डाल देंगे, u0 हाफ a0 प्लस g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, देन t इज इक्वल टू अंडर रूट 2l बाई a0 प्लस g साइन थीटा। इतने टाइम पीरियड के बाद ये बॉक्स नीचे आ जाएगा, मतलब बॉटम पे। आया समझ में? क्लियर? इरेज करें। तो ये हमारा रिजल्ट है mg ma0, mg cos थीटा, ma0 cos थीटा, और फाइनली टाइम पीरियड यही है, ठीक। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम जो बहुत अच्छा प्रॉब्लम, फाइंड द मास m। ये सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 33 है। वो भी दो क्वेश्चन था, दोनों एससीबी का ही था। कहता मास m का वैल्यू निकालना हैंगिंग ब्लॉक का। कहता है कि विच विल प्रिवेंट द स्मॉलेस्ट ब्लॉक। ये इस तरह से अरेंज्ड है, ध्यान दोगे मेरी बात को, कि ये जब ब्लॉक नीचे मूव करेगा
ये जो वेज है, ये जो ट्रायंगुलर लैमिना है, ट्रायंगल के फॉर्म में, इसको वेज कहते हैं। इसके ऊपर जो बॉक्स रखा एम, ये स्लाइड नहीं कर रहा है, ये फिक्स है। देख लो, इसका मतलब जब आप इसको डाउनवर्ड मूव कराओगे तो इस वेज का एक्सेलरेशन इधर होगा, वेज का। यदि mg नीचे लगा तो ये पूरा मूव करेगा सिस्टम। वो मूव नहीं करेगा, वो कहता है इस तरह से अरेंज करना है कि वो वहीं रह जाए, चिपका रह जाए। हाँ, देखो क्वेश्चन में वही कह रहा है। अब ये सिस्टम पूरा मूव कर रहा है, ध्यान दो, बातचीत नहीं करो। इसका एक्सेलरेशन ए नॉट। तो ये कंडीशन आप इमेजिन करो कि एक सिंपल वेज पे ब्लॉक रखा हुआ है और ये ब्लॉक मूव कर रहा है, ध्यान दोगे। और ये वेज, ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो यहां जो वेज या ब्लॉक इस वेज पर रखा हुआ है, तो वेज का एक्सेलरेशन ऐसा होगा तो एक स्यूडो फोर्स इधर एक्ट करेगा। इसको पुश करो, एक एग्जांपल दे रहे हैं तो आपको फील होगा कि इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, एम ए नॉट। क्लियर? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो ध्यान से। ये क्या लगा? एम ए नॉट। इस पर नॉर्मल इधर लगा, ये एंगल थीटा। नॉर्मल के कंपोनेंट क्या लग गए? एन कॉस थीटा। इधर क्या लगा? एन साइन थीटा। और इधर एम जी। नॉर्मल ये लगेगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है? तो एन तो ये वेज नहीं लगाएगा नॉर्मल इस ब्लॉक के ऊपर, ये वेज ट्रायंगुलर वाला नहीं, नॉर्मल तो लगना ही है। नॉर्मल क्या होता है? जब दो बॉडी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होते हैं या एक बॉडी दूसरे बॉडी पर प्लेस होता है तो एक फोर्स एग्जिस्ट करता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड, उसी को तो नॉर्मल कहते हैं। तो वेज तो लगाएगा ही उस छोटे वाले ब्लॉक के ऊपर। वो नॉर्मल किधर लगेगा? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस। अब यहां पर क्या लगा? एन साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा? एम ए नॉट को। एन कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? एम जी को। तो ए नॉट का वैल्यू क्या आ रहा है? जी टैन थीटा। देखो करके कैलकुलेशन। यदि हम एन साइन थीटा को इक्वेट कर दे एम ए नॉट के और एन कॉस थीटा को इक्वेट कर दे एम जी के इक्वल, तो क्या बन गया? देखो, tan थीटा इज इक्वल टू ए नॉट बाई जी। तो ए नॉट इज इक्वल टू जी tan थीटा। किसका एक्सेलरेशन आ गया? इस इंटायर वेज का विद ब्लॉक, ब्लॉक के साथ दोनों ब्लॉक का एम डैश और स्मॉल एम दोनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा? जी tan थीटा। ठीक, अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ। इधर टेंशन टी लगा, इधर टेंशन टी लगा। अब ये बताओ, इसका वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो क्या इक्वेशन हो गया? mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू m। और जितना एक्सेलरेशन से ये मूव कर रहा है उतना ही एक्सेलरेशन से तो ये नीचे आ रहा है। अब वो तो रहेगा ही, लेकिन एक्सेलरेशन जो ये सिस्टम का होगा वही एक्सेलरेशन तो इसका होगा। तो एम ए नॉट पहला इक्वेशन। अब इस वाले का टी,
किसके बराबर? एम डैश प्लस एम विद एक्सलेशन ए नॉट। अब ये ए नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? एम का वैल्यू, कैपिटल एम। इस तरह से मास को अरेंज करें जिससे ये इसी के ऊपर फिक्स रहे और इसका मोशन ऐसे हो जाए। उस मास का वैल्यू निकालना। तो सिंप्लीफाई करके क्या करेंगे? ए नॉट का वैल्यू क्या पुट कर देंगे? जी tan थीटा। और अननोन क्वांटिटी क्या है? एम। ये निकाल लेंगे। आया समझ में? इसको कैलकुलेट करेंगे आप लोग, यही होमवर्क है आपका। ठीक है? और इसका आंसर ये आ जाएगा। ऐसे हमने सिंप्लीफाई भी कर दिया। एम का वैल्यू एम डैश प्लस एम बाई कॉट थीटा माइनस 1। ए नॉट का वैल्यू सिर्फ नहीं, यहां ए नॉट का डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया, ये tan थी। ठीक है? तो ये एक दो क्वेश्चन और भी है, ये क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। और इस तरह से ये फाइनली लॉज ऑफ मोशन चैप्टर खत्म हो गया। ऑलमोस्ट एससीबी का सारे क्वेश्चन को कवर किया। ठीक है? और कल स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन, इसी का पार्ट, तो सेकेंड पार्ट।